नमस्कार साथियों। तो हाल ही में आया हुआ एशियन पावर इंडेक्स 2024, ये इंडेक्स जो है वो लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया देश कहाँ है? जब आप इंडोनेशिया के नीचे देखेगा तो वहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। उसी देश में जो लोबी इंस्टीट्यूट है वही ये रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट निकालता है वो 3 कैटेगरी में निकालता है। पहला सुपर पावर हो गया, फिर मिडिल पावर हो गया और फिर माइनर पावर हो गया। तो सुपर पावर पे इसको वो कंसीडर करता है जिसका मतलब 70 पॉइंट से ज़्यादा होता है या फिर उससे बराबर होता है। मतलब आप 100 पॉइंट रख लीजिए तो उसमें जिसका 70 पॉइंट होगा या फिर 70 से ज़्यादा होगा वो सुपर पावर में आएगा। और मिडिल पावर में आएगा जिसका पॉइंट 10 पॉइंट से ज़्यादा होगा या फिर 10 पॉइंट्स होगा। और माइनर पावर में वो आएगा जिसका 10 पॉइंट से नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो रैंकिंग आता है वो यूएसए का चलाता है, जिसमें ये 81.7 अंक जो है प्राप्त किए हैं। वहीं दूसरा सुपर पावर के रूप में चाइना चलाता है जो 72.7% अंक प्राप्त किए हैं। और वहीं तीसरा नंबर पे हमारे भारत चलाता है जो 39.1 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं चौथा नंबर पे जापान चलाता है जो 38.9 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 5वां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया चलाता है जो कि 31.9 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 6ठा नंबर पर रसिया और 7वां नंबर पर साउथ अफ्रीका और 8वां नंबर पर सिंगापुर। और वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वो बेचारा 16वां स्थान पर चल गया है। पता नहीं अभी भी 16वां स्थान पर क्यों है, हमको तो ताज्जुब है। इसको तो और ज़्यादा नीचे ही रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये 16वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, रसिया ये जो 6 नंबर पर आ गया, ये पहले जो है 3 नंबर पर था इंडिया की जगह। और आज देखिए रसिया की हालत ये हो गया कि ऑस्ट्रेलिया से भी और जापान से भी पीछे हो गया। दोस्तों रसिया के ये हालत होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो यूक्रेन का युद्ध में फंसा हुआ है। ये जो अमेरिका की इसमें बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि रसिया को पीछे करने के लिए कोई देश को चुनता है और उसको भिड़वा देता है उससे। और यूक्रेन यहाँ पे जो है युद्ध का बस अखाड़ा बन गया है, वो बलि का बकरा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको अमेरिका युद्ध का मैदान बना दिया है। रसिया को जो है पीछे करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए जो है रसिया जो है पीछे चल गया, क्योंकि बेचारा युद्ध में फंसा हुआ है। और ये ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया से भी पीछे चल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है रसिया पीछे ही रहेगा। रसिया के पास जो है अपना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके पास फ्यूचर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो आगे अगर युद्ध समाप्त होगा और रसिया बहुत ही तेजी से विकास करने की संभावना है। इसमें एक और सबसे बड़ी कारण होता है सेंसन। रसिया के ऊपर इतना सेंसन लगा अमेरिका कि उसका कमर टूट गया। रसिया जो है अपना डॉलर जो है वो यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में रखा हुआ था रिजर्व के रूप में। सेंसन लगा के अमेरिका क्या हुआ कि उसका गोल्ड को बंद कर दिया और रसिया को गोल्ड देने मना कर दिया। और सेंसन से जो है रसिया को ही बहुत ही घाटा लगा। इसके पास जो है विदेशी मुद्रा का भी बहुत कमी आ गया है, जैसे कि जिससे रसिया जो है अपना पेमेंट जो है नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रसिया का जो है इंडिया बहुत इसमें मदद भी कर रहा है, क्योंकि उसका कच्चा तेल खरीद कर उसको रिफाइन करके यूरोप को ही बेच रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोग देखे होंगे विदेशी जो यूरोपीय मीडिया है वो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनको जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल करती हैं कि आप जो है रसिया से तेल खरीद के खुद यूरोप को सेल कर रहे हैं। तो उसमें जो एस जयशंकर किस तरह से जवाब देते हैं ये आप लोग जानते ही होंगे कि वो कहते हैं इसमें तो हमको स्मार्ट समझना चाहिए, आपको इसमें तो अच्छी बात है। और ये भी बोलते कि केवल हम ही नहीं, यूरोप जो है खुद रसिया से तेल कर रहा है। और यूरोप का मजबूरी है दोस्तों, वहाँ पे जो है केवल और केवल यूरोप में रसिया का पास ही पेट्रोलियम के भंडार है और यूरोप में किसी देश के पास पेट्रोलियम के भंडार है नहीं। तो वो लोग पेट्रोलियम के केवल और केवल रसिया के ऊपर ही आधारित रहते हैं। तो इसलिए जो है रसिया फिलहाल अभी 6 नंबर पर चल गया है, लेकिन इसकी संभावना है फ्यूचर में करके ये अपना जो है रैंकिंग को बेहतर करेगा। तो इस बार के जो रिपोर्ट में है भारत काफी ज्यादा अपने आप को पुशअप करके आगे बढ़ा है। पहले जो है भारत जापान और रसिया से पीछे था। इस बार क्या हुआ कि जापान और रसिया को पछाड़ कर भारत जो एशिया पावर इंडेक्स में अपना स्थान तीसरे नंबर पर बनाया है। और ये जापान से मात्र प्लस 0.2 अंक आगे होकर अपना ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा बात, क्योंकि इंडिया का जो है कहीं ना कहीं पावर बढ़ा है और वो साफ साफ ये इंडेक्स में पता चल जाता है। इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया का जो है विकास बहुत ही धीमी हो रहा है, लेकिन हाँ ये पीछे नहीं जा रहा है, ये पुशअप करके आगे ही जा रहा है। मतलब कि अपना पॉइंट को धीरे धीरे गेन ही कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत ही स्लो ढंग से गेन कर रहा है। इसको और ज़्यादा तेजी से गेन करें, जिससा कि इंडिया के पास जितना रिसोर्सेस है अपना, अगर उसको और अच्छा से ढंग से इसको यूज किया जाए तो इंडिया और आगे बढ़े। जैसे कि सबसे बड़ा तो रिसोर्सेस यहाँ का पॉपुलेशन रहता है। पॉपुलेशन जो इंडिया का बहुत बड़ा रिसोर्सेस, उसको और बढ़िया ढंग से अगर यूज किया जाए तो इंडिया जो है तीसरे के स्थान पर कहीं ये सुपर पावर में भी आ जाएगा। और ये चाइना के बाद ये सुपर पावर में तीसरा आ जाएगा। मतलब ये अगर 39.1 है, कहीं ये 70 पॉइंट तक अगर पहुंच गया तो फिर चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आएगा सुपर पावर में। अब देखते हैं एशियन पावर इंडेक्स जो है लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कौन कौन सा फैक्ट यानी कि कौन कौन सा मेजरमेंट पैमाना पे ये बनाती है रिपोर्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग देखिए समझते हैं। जैसा इसमें पहला आ जाता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी यानी कि आर्थिक क्षमता
किसी भी देश का इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि देश के पास पैसा रहेगा तभी वो देश अपना विकास कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैन्य ताकत भी उससे मजबूत हो गए और वो देश जो है अच्छा से चलेगा। तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बहुत ही माना जाता है और इस बार जो इंडिया की इकोनॉमिक में ही बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक भी इंडिया बनी है, तो आर्थिक जो कैपेबिलिटी बहुत ही जरूरी हो जाता है इसमें। और दूसरा इसका पैमाना है जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी सैन्य क्षमता। किसी भी देश का सैन्य क्षमता देखा जाता है कितना मजबूत है, कितना उसका सेना जो है अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है और जो सेना के पास कितने ज़्यादा संख्या है सेना बल के और वो सेना कितना ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। और इसमें तीसरा जो है आ जाता है फैक्टर, वो आता है रेजिलियंसी का, ठीक है। रेजिलियंस यानी बचाव का सामर्थ्य। किसी भी देश के पास जो है किसी भी आपदा से निपटने के लिए उसके पास किस तरह जो है बंदोबस्त है। जैसे कि कोई भी महामारी हो गया, कोरोना हो गया या फिर इसी तरह से कोई भी महामारी है तो उससे उस देश कैसे निपटेगा, उस टाइप से चीज़ें इसमें देखा जाता है। यानी उसमें बाढ़ हो गया और कोई भी आपदा वगैरह हो गया, इकोनॉमिक भी आपदा आता है, उससे कैसे कोई देश निपटेगा वो भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। और देखिए चौथा है फ्यूचर रिसोर्सेज, यानी कि उस देश के पास फ्यूचर में कैसा वो डेवलप करेगा, उस फ्यूचर में उसका रिसोर्सेज कितना है, उसका कितना अच्छा से उसका उपयोग करेगा। तो ये सब उसमें देखा जाता है कि भविष्य के संसाधन उसके पास कितनी है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो ये जो है पॉपुलेशन के रूप में बहुत बड़ी संसाधन है और हालांकि इंडिया के पास और भी कई सारे संसाधन हैं, जैसे कि यहाँ पे खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे कोयला का भी उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है और भी बहुत सारे संसाधन जो इंडिया के पास प्रचुर मात्रा में है। तो इस मामले में इंडिया जो है ये अच्छा खासा स्थान प्राप्त करता है। वहीं 5वीं इसका जो है पैमाना आ जाता है इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि किसी भी देश का आर्थिक संबंध कैसा है, मतलब दूसरे देशों के मुद्रा यानी कि डॉलर उसके पास कितना है, वो देश जो है दूसरे देश से व्यापार किस ढंग से करती है, उसका व्यापार कैसा चलता है, ये सब वगैरह इसमें देखा जाता है, यानी कि उसका आर्थिक संबंध कैसा है, ठीक है। और इसमें छठा है डिफरेंस नेटवर्क, यानी उस देश के पास जो है सैन्य नेटवर्क कितने यानी रक्षा नेटवर्क कैसा है। जैसे कि इंडिया के पास भी बहुत सारा विदेशों में सैन्य अड्डा है, ठीक है। जैसे कि दुशांबे में जाइएगा वहाँ भी इंडिया का एक सैन्य अड्डा है। उसी तरीका से कई सारे देश जो होते हैं अपने देश में तो सैन्य अड्डा रखते ही हैं, इसी के अलावा दूसरे देश में भी सैन्य अड्डा रखते हैं। अमेरिका देखिए, यहाँ पे देखिएगा सुपर पावर में एशिया में अमेरिका आता है, तो यहाँ पे आप ये भी सोचिएगा अमेरिका तो एशिया का भाग ही नहीं, तो वो फिर एशिया में कैसे एंट्री ले लेता है। तो वो देखिए अमेरिका जो एशिया में उसको पूरा अच्छा से इन्फ्लुएंस बना हुआ रहता है। जैसे कि एशिया में उसके कई जगह जो सैन्य अड्डा है, जैसे कि पाकिस्तान में देखिए वहाँ पे गिलगिट है जो हमारा पीओके है, वो जो है गिलगिट का एरिया पाकिस्तान अमेरिका को दे दिया सैन्य अड्डा बनाने। उसी तरह से अमेरिका के पास बहुत सारे सैन्य अड्डा एशिया में है, तो इसीलिए जो है अमेरिका जो है इसमें एंट्री मार जाता है। और भी इकोनॉमिक व्यापार वगैरह सब कुछ उसका एशिया में चलता है, इसीलिए वो एशिया में भी एंट्री मार जाता है, ठीक है। अब अगला इसका पैमाना है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, यानी उस देश के पास कूटनीतिक प्रभाव कैसा है। इसमें जो इंडिया का इसमें भी बहुत अच्छा इसमें रोल चला है फिलहाल। जैसे कि मान लीजिए अभी के दौर में यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और इधर अमेरिका चाह रहा है इंडिया को अपने तरफ लेना और रशिया चाह रहा है इंडिया को अपने तरफ लेना। तो इंडिया का इसमें कूटनीतिक जो है यानी कि डिप्लोमेट बहुत अच्छे से काम कर रही है और अमेरिका और रशिया के दोनों को एकदम जो है बैलेंस करके चल रही है, ठीक है। तो इसमें इंडिया का भी बहुत अच्छा रोल होता है डिप्लोमेट्स में, ठीक है। और इसमें 8वां आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी सांस्कृतिक प्रभाव। किसी देश का सांस्कृतिक प्रभाव विदेशों में कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ये सब भी देखा जाता है। जैसे कि यूरोप वाले अपने जो है कल्चर वो विदेशों में बहुत ज़्यादा अच्छा से थोपना चाहते हैं, वो दूसरे देश को कल्चर को खराब करते हैं और अपने देश का कल्चर दूसरे देश को थोप जाता है। इसलिए आप लोग सुनेंगे बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति से किसी विदेशों का कल्चर अपनाना नहीं चाहिए, हमारे ही कल्चर बहुत अच्छा है और हमारे कल्चर से बढ़िया कोई कल्चर नहीं है। तो ये कल्चर का भी बहुत अच्छा मैटर रखता है और इसमें इंडिया बहुत अच्छा से आगे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इस्कॉन वगैरह हो गया संस्थान वो विदेशों में हमारे कल्चर को अच्छा से पहुँचा रही है और हमारा कल्चर जो है धीरे धीरे बहुत ही अच्छा से उग रहा है। जैसे कि अमेरिका में भी इस बार जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया था बहुत ही अच्छे ढंग से। दिवाली वगैरह यूके यानी कि इंग्लैंड वगैरह में अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अच्छा खासा इंडिया का भी कल्चर पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे छाप रहा है। और यूरोपियन कल्चर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन हाँ उसको और भी कम करने की जरूरत है। और आप लोग से यह भी आग्रह कि आप लोग विदेशी कल्चर को छोड़ें और अपने कल्चर को अपनाएं। तो ये था पूरा इसका पैमाना मेजरमेंट यानी कि इंडेक्स किस तरह से रिपोर्ट बनाती है। आप लोग के अगर पूरा बढ़िया से समझ में आ गया तो आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये नोट्स याद रखने के लिए। ये हो सकता है आगे चल के आपको करंट अफेयर में काम है और पूछे क्वेश्चन इससे, तो ये बहुत जरूरी है आप लोग को ये सब
चीजें याद रहना। जैसे ये पॉइंट पूछ सकता है आपका, ये पूछता है कि एशियन पावर इंडेक्स किसको सुपर पावर में रख सकता है, तो जिसका 70 पॉइंट से ज्यादा हो तो उसको सुपर पावर में रखता है, जिसका 10 पॉइंट या 10 पॉइंट से ज्यादा होता है उसको मिडिल पावर्स में रखता है, और जिसका 10 पॉइंट से कम होता है वो माइनर पावर में रखता है। और ये कौन सा देश कितना पॉइंट गेन किया ये भी पूछ सकता है। तो करंट अफेयर का ये लिहाज से बहुत ही अच्छा टॉपिक बन जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।